फिमरा है ये वाला पोर्शन। और ये इनफंडिब्यूलम, हाँ, इनफंडिब्यूलम जो सूजा हुआ ऐसा है, फनेल शेप। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है ये वाला हिस्सा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जी, किसी को पता है? फेलोपाइन ट्यूब सर। चलो फिर ट्यूब तो सही है ना। उन्हें कड़ो एरी हुआ जिते फर्टिलाइजेशन थी नहीं है। जी हीरा, पर्टिकुलर एमसीक्यू से। डियर एम्पोला। ठीक है। अब देखें जरा, मैं इनको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ फिलिपन ट्यूब को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पहले कर देता हूँ साफ, ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ये देखो, यहाँ पे डियर देखें जरा, ये इनकी है फिम्ब्राई। ये फिम्बरी है, फिम्ब्राई जिसको बोलते हैं, जो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्राई। और ये क्या है? ये इनफंडिबुलम पार्ट है, फनेल शेप, सुजा हुआ हिस्सा, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इनफंडिब्यूलम हो गया। उसके बाद ये वाला हिस्सा है एम्पोला। एम्पोला, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा जो ये वाला, जो अब ऊपर चला गया, ये पार्ट जो होता है वो नेरो मस्कुलर पार्ट होता है, जो यूट्रस के साथ इनको कनेक्ट करेगा, यूटेरन वॉल के साथ इनको कनेक्ट करेगा। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एस्थमस। स्फिंक्टर होता है सर। एस्थमस, यानी ये तो अलग बात है। ये तो कभी कभार ना जब प्लानिंग करनी होती है तो फिर क्या किया जाता है, फिर इनको बंद कर दिया जाता है ओवरी को, ताकि ओवम ट्रेवल ना करे। ठीक है। तो ओवम जब वो ट्रेवल ना करे तो यहाँ पे ये फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे ये गिरा बांधी जाती है। बाकी स्फेंक्टर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी जो है अगर स्फेंक्टर होता तो एक तो पहली बात ये है कि यहाँ जो ओवरीज में जो ओवम्स बनते हैं या ओसार जो बनते हैं, वो तो आपको पता है 28 के डेज के लिहाज से बनते हैं। अगर 3 4 हो तो फिर स्फेंक्टर की जरूरत है, क्योंकि फिर ओवर ये वापस जाने जो स्फेंक्टर होता है ना वो बैक मूवमेंट से सपोर्ट करता है। तो फिम्बरी डियर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सारी की सारी। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो ये क्या करती है, किस जगह पे होती है? ओविरियन एंड पे होती है। और ये पता है क्या करेगी? ये यहाँ से जैसे ओवम बन जाएगा ना, इसको कलेक्ट करेगी। क्या करेगी ये? ओवम बन गया, अब ये कलेक्ट कौन करेगा? कलेक्ट ये फिम्बरी करती है। समझ में आ रही बात है ना? जी सर। अब सवाल अब सवाल ये है, दो सवाल है। दो सवाल ये है कि अगर पूछा जाए कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फिलोपियन ट्यूब है, तो इट्स ओके, फिर वो एमसीक्यूज है। अगर वहां पे फिलिपिन ट्यूब के ही पार्ट है, फिम्ब्राई, इनफंडिब्यूलम, एम्पोला, स्थमस, तो फिर हमें किसको टिक करना है? एम्पियोला। हाँ, ये बात समझ। इनफंडिब्यूलम बिल्कुल देखो, इनफंडिब्यूलम वो पार्ट होता है फिलिपिन ट्यूब का जिसमें, देखो फनेल शेप नहीं, ये वाली, ये देखो, ये फनेल शेप है। ये देखो ये फनेल शेप है, ये फनेल शेप है। जैसे ना वो हम किसी ये एक कीफ होता है, और जैसे ही हम किसी इंजन में कोई तेल वगैरह डालते हैं तो ये फन्नेल होता है, ये ऐसा शेप होती है उसकी ना। तो ये फन्नेल शेप्ड ये मौजूद होता है लेटरल एंड दैट सराउंड द ओवरी। तो ये देखो, ये सराउंड कर रहा है ना ओवरी को, ये इधर से, ये इधर से सराउंड कर रहा है। तो देखो इसकी शेप मिलती है, ये मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसको फन्नेल बोलते हैं। गॉट इट ना? समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एम्पोला की, तो एम्पोला जो है वो फनल के नीचे है। ये हिस्सा एम्पोला का, ये रीजन है एम्पोला की। अभी एम्पोला रीजन जो है वो थोड़ा सा वाइड होगा और लॉन्ग पार्ट होगा। क्योंकि देखो ये वाइड है, लॉन्ग है, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है इसमें होती है। फिर लाजमी नहीं कि वो इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे, ये ज्यादा लंबा पार्ट होता है इनका। इसी जगह पे भी हो सकती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी इसी जगह पे,
और फिर अगला पार्ट जो आता है वो स्टमक का होता है, वो नेरो हो जाता है, वो बिल्कुल नेरो हो जाएगा, ये आगे वाला नेरो हो जाएगा। और फिर क्या करेगा, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये देखें यूट्रस के साथ होता है, ये यूट्रस लाइन है, ठीक है। यूट्रस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अब ये मस्कुलर नियर टू द यूट्रस, और ये कनेक्ट करेगा, किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ये यूटेराइन जो कैविटी होती है, ये यूटेराइन कैविटी है, और किसको, और ट्यूब को, दोनों ट्यूब, ट्यूब और यूटेराइन जो यूटेराइन कैविटी, मैंने ये दे दिया, पूरा लिख देता हूँ, यूटेराइन कैविटी, और देखो ये ट्यूब, दोनों के दरमियान में ये पाया गया, ठीक है। अब इसमें इसके नाम है। अब देखो जरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई फिम्बरी का काम क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये हेल्प करती है पिकिंग, मतलब रिसीव करेगी किसको, ओवम को, कहाँ से, ओवरी से रिसीव करेगी। यहाँ पे फिम्बरी लिखे, लेकिन मैंने आपको चारों चीजें बता दी, ठीक है। अब उसके बाद देखो जरा, ये इनकी अगर हम बात करें ना, यूट्रस की बात करें, तो ये साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होती है, ये सवाल है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट कितने दिनों में होगा, जी कोई बता सकता है। सर 28 डेज। 28 डेज, जी। फिर आप बताओ। जी, फिर आप, मेरी आवाज आ रही है, जी सर। जी, क्या कहेंगे आप, फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों के बाद इम्प्लांटेशन होती है। सर मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये देखो, यहाँ पे जाइगोट बना, ये जाइगोट यहाँ पे नहीं, यहाँ जाइगोट बना। अब जाइगोट की क्लीवेज होना शुरू हो जाती है, क्या होती है, क्लीवेज, यहाँ पे बनती है वो, हाँ ना, यहाँ से जाइगोट बन गया, क्योंकि स्पर्म आता है, और ओवम फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है ना, अभी मैंने आपको बताया एम्पोला रीजन में होता है ना, एम्पोला रीजन में होती है, स्पर्म आता है ना। अब पता है क्या, ये क्या, यहाँ सिलियाज, हल्के 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 सिलियाज होते हैं जिसको मूव करवाते हैं आगे, ठीक है, ये स्पर्म आया था। अब ये जाइगोट जो है, ये डिवाइड करता जा रहा है, ये पहले देखो दो सेल बन गए, क्लीवेज हो गई, अब ये क्या बन रहा है, मोर्यूला बन रहा है, फिर ये क्या बन गया, ये ब्लास्ट्यूला बन गया, ठीक है, ये ब्लास्ट्यूला बन गया, और उसके बाद यहाँ जाकर इम्प्लांट होगा ना, इम्प्लांटेशन होगा। तो बच्चा लोग, इम्प्लांटेशन जो मोस्टली होती है ना, वो तकरीबन 7 से 8 दिनों में होती है, याद रख लो ये चीज, 7 से 8 दिनों में फर्टिलाइजेशन के 7th डे पे या 6th डे पे जो है होता है। बाकी कुछ बुक्स ने जो अक्सर औकात जो है 9 दिन का भी जिक्र किया है, लेकिन ये मोस्टली आपका 6 से 7 दिन आता है, क्लियर। जी सर। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो अटैच होगा, अटैच जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, अटैच होगा तो किस कंडीशन में होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में होगा, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में होगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कि ये जाइगोड है, जाइगोड में अंदर ब्लास्टूला कैविटी बन गई है, और यहाँ सारे उसके सेल्स हैं, फिर यहाँ पे एम्ब्रियोब्लास्ट सेल बनेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह एम्ब्रियोब्लास्ट ही बनाते हैं। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट बन जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, तो बाहर बनने तो अंदर से हैं, लेकिन मैं बाहर से बना रहा हूँ ये, अंदर जगह नहीं है, ऐसे वो फीडिंग करते हैं मदर से ना, वो क्या करेंगे, मदर बॉडी के साथ अटैच करेंगे, माइक्रोविलाई यहाँ से पैदा करेंगे, और वो माइक्रोविलाई जो है यहाँ अंदर दाखिल हो जाएंगे, फिर मदर के भी ब्लड वेसल और इनके ब्लड वेसल दोनों साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट सेल। और अंदर वाला ये जो है एम्ब्रियोब्लास्ट है, क्योंकि एम्ब्रियो बनाएगा। ये वाली कैविटी होती है आपकी, कैविटी जो अंदर इनमें पाई जाती है, एमनियन कैविटी जो मौजूद होती है इनके अंदर। हाँ, ये बात समझ में, तो यहाँ देखो जरा, अब जब भी हम बात करते हैं इन वॉल्स की, तो हमारे पास 3 किस्म की यूटेराइन वॉल्स हैं, और
जब भी यूट्रस की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो उनके पार्ट आते हैं, बॉडी कौन सा है और एंडोमेट्रियम कौन सा है, फंडस कौन सा है। तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस। देखिए, पार्ट ऑफ यूट्रस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 से 4 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से 3 4 पार्ट होते हैं, ये देखो जरा। सबसे पहला पार्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये सर्विक्स। सर्विक्स जो है, देखो एक नैरो नेक ऑफ यूट्रस है, नेक ऑफ यूट्रस है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये वेजाइना की ओपनिंग वाला पार्ट है। ये देखो, ये वेजाइना और यूट्रस के जंक्शन का पार्ट है, ये वेजाइना है, जिसको सर बर्थ वो कैनाल तो भी कहते एक्सक्रीटरी हैं। पार्ट है सर। क्या? वेजाइना? जी सर। दोनों पार्ट हैं, मतलब ये यूरिन और जेनिटल पार्ट है, ठीक है। खाली एक्सक्रीटरी पार्ट नहीं होता ये कंसीव स्पर्म को भी करेगा, यहाँ से बर्थ भी होता है, इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। देखो लिखा भी है, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। ये बर्थ कैनाल भी है, यहाँ से बर्थ भी होती है, यूरिन पास भी होता है, और कंसीविंग भी होती है स्पर्म की, तो इसलिए हम यूरिनो जेनिटल पोर भी कह सकते हैं। ये ये एमसीक्यूज भी लिख आ लें सर। सकता है। यूरिनो जेनिटल पोर, यूरिनो का मतलब होता है यूरिन पास हो, जेनिटल का मतलब होता है कि स्पर्म को भी रिसीव करें। यूरिनोजेनिटल पार्ट, ठीक है। तो ये यूरिनोजेनिटल पार्ट होता है, और बर्थ कैनाल भी है। और इसमें क्या होगा, कप्लुटरी ऑर्गन भी है ना, क्योंकि कंसीव करेगा ये, ठीक है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दरमियान में, यानी ये जो सर्विक्स पार्ट है, ये दोनों के दरमियान में पाया जाता है। मतलब ये किस किस के दरमियान में पाया जाता है? एक तो ये ओपनिंग है, ये देखो ना, ये ओपनिंग ऑफ वेजाइना है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये। अब ये यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है यूटेराइन वॉल्स का। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये सर्विक्स जो है, और ये जो ना, ये सर्विक्स वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये बॉडी का पार्ट है, इसको हम कहते हैं, ये वाला है बॉडी। बॉडी को दूसरा नाम दे दें तो पता है कौन सा पार्ट देंगे? कार्पस। और ये कार्पस मेन पार्ट होता है, जहां पे एक तो बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है यूट्रस का। दूसरा असल जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे ही ये जो इम्प्लांटेशन होती है ना, वो इसी बॉडी पार्ट में होती है। मेजर फंक्शन जो है इनका इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। अच्छा, इनके ऊपर वाला पार्ट जो होता है डोम शेप, जो ये देखो, ये गुंबद की तरह डोम शेप होता है ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम ये कह सकते हैं, ये जो डोम शेप होता है, अपर पार्ट होता है, और फेलोपियन ट्यूब के भी ऊपर होता है, तो इसको फंडस बोलते हैं। ये फंडस है, ठीक है। ये फंडस हो गया, ये सर्विक्स हो गया। अब ये जो नेरो पार्ट है, ये वाला, ये नेरो पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्थमस, क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ा था स्थमस, ये भी स्थमस है। ये देखो जरा, ये भी देखो नेरो पार्ट है, ये भी नेरो पार्ट। जो नेरो पार्ट है इनका, ये देखो किस किस के दरमियान में रीजन है, यानी एक तो सर्विक्स, ये देखो सर्विक्स, और जो इनका सर्विक्स और बॉडी का जो पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट, ये सर्विक्स पार्ट। ये देखो, ये बॉडी का पार्ट है, ये सर्विक्स का पार्ट है। इसके दरमियान वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्थमस है, ठीक है। ये स्थमस जो दोनों के दरमियान में, बॉडी वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी ये जो एरिया है, ये पूरी की पूरी एरिया है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। तो मतलब हमने सीक्वेंस से, अगर हम देखना चाहें तो सीक्वेंस से कि कौन कौन से इसके पार्ट हो सकते हैं, सबसे पहले हम सीक्वेंस फंडस, फंडस से स्टार्ट करते हैं। तो ये फंडस है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्थमस है, उसके सर बाद बॉडी के सर्विक्स है। साथ सर, जी? बॉडी के साथ सर और ये अटैच है, ये इसका नाम क्या है? बॉडी का कार्पस, इसका नाम है कार्पस, ठीक है। नो सर, ये जी, पता नहीं क्या पूछा। व्हाट्सएप पे पूछता हूँ सर। ठीक है, वो मुझे बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे
कार्पस हो गया, सर्विक्स हो गया, एस्थमस हो गया। अब एस्थमस के बाद जो है वो एस्थमस के बाद है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद जो है वो वेजाना का पार्ट है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो पार्ट है, ऊपर से नीचे की तरफ ये सीक्वेंस है। ऊपर, फिर ये देखो, फिर ये तीसरे नंबर पे, ये सब सीक्वेंस भी आ सकती है भाई। सीक्वेंस जो है असेंडिंगली, जो सीक्वेंस है वो भी आ सकती है, इसलिए आप सीक्वेंस अपने पास लिख दें। ठीक है। और अगर हम ये जो मस्क्यूलर पार्ट है इनका, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इसकी बात करें तो कौन सा कहाँ पे पाया जाता है? आपको पता है जो बाहर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये होता है पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है आउटर। और ये जो अंदर वाला मसल वाला पोर्शन है ये पाया जाता है मायोमेट्रियम, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। अंदर वाला पोर्शन है एंडोमेट्रियम। याद कर लो, जो एंडोमेट्रियम है, इम्प्लांटेशन हमेशा एंडोमेट्रियम में ही होती है। कहाँ होती है डियर? इम्प्लांटेशन हमेशा एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम, और ग्लैंडुलर पार्ट भी एंडोमेट्रियम ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें ग्लैंड्स तो पाए जाते हैं लेकिन हार्मोन कोई नहीं पाया जाता। डेवोटेट का टर्म यूज करते हैं कि इट्स अ डेवोटेड, डेवोटेड पोर्शन। तो डेवोटेड ऑफ हार्मोन, तो डेवोटेड का टर्म यूज करते हैं जहां पे कोई हार्मोन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी हार्मोन नहीं पाया जाता, बाकी यहाँ म्यूकस पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे पीएच की अगर पूछी जाए कि पीएच ऑफ वेजाना कितनी होगी, या क्योंकि यहाँ पे मसला होता है कभी कभी एसिडिटी का। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। ये ग्लैंड्स कौन तो ये से होते नॉर्म, हैं? सॉरी, म्यूकस, आपने म्यूकस, कहा इसमें ग्लैंड्स होंगे सिर्फ, तो ग्लैंड्स कौन से होंगे? म्यूकस सिर्फ? म्यूकस, हाँ। ठीक है, क्योंकि इंटरनल जो भी होता है ना, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो एपिथेलियल की वो होती हैं। वैसे उसका कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन ये है कि उनमें कुछ ग्लैंड्स ये है, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो वैसे डायरेक्टली वो म्यूकस नहीं होता, उसको हम कह सकते हैं कि बार्थोलिन जो है उसका लिए टर्म यूज करते हैं। ये देखो, वैसे जिसकी स्ट्रक्चर हम म्यूकस की स्ट्रक्चर के जैसे नहीं होता, लेकिन होते हैं दो किस्म के ग्लैंड्स। उनके मैं दोनों के नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपने सिलेबस में नहीं है ये। दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं यहाँ पे कॉमनली। बाकी तो एक होता है वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। दूसरा जो पाया जाता है वो स्कैन्स ग्लैंड, या पेरा यूरिथ्रल, पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड। हाँ, पढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ लोकेटेड, यहाँ पे जो होगा ना वेजाइना की ओपनिंग, और वेजाइना की ओपनिंग जो है ना, ये वाली ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ये वाला हिस्सा, यहां से म्यूकस निकलेगा लिब्रिकेशन के लिए। लुब्रिकेशन के लिए यहाँ से म्यूकस निकलेगा, और ये भी यहाँ पे ही मौजूद होता है। ठीक है। और फिर बाकी वेजाइना के अपने के खुद के ग्लैंड्स नहीं होते, वो सीक्रेशन वहां पहुंच जाती है, लेकिन खुद का कोई वो, खुद तो एक अपर्चर है ना, तो वहां से दाखिल जरूर होगा लुब्रिकेशन के लिए। वरना अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो स्पर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। लुब्रिकेशन नहीं होगी तो इनकी जो पीएच है वो मेंटेन नहीं होगी। लेकिन इतना समझ लें कि यहाँ पे जो वेजाइना है इसकी पीएच जो होगी ना, पीएच, पीएच इनकी जो होती है वो होती है एसिडिक। एसिडिक आ जाए तब भी ठीक है, या 3.8 से लेकर 4.5, तो ये दोनों रेंज जो है वो पीएच जो है वो एसिडिक है। ठीक है। ये एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं। हाँ, एक्सेसरी कह सकते हैं, सपोर्ट करने वाले। ठीक है, अब समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। अगर हम एंडोमेट्रियम वाल्स की देखें, क्योंकि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होती है ना, वहां पे भी इतनी ही होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम में तो कोई यूटेराइन लाइनिंग वगैरह जो होती है ना, उनमें कोई कॉमनली उसको नहीं देखा गया कि उसकी कितनी पीएच होनी चाहिए। और ये भी फिर हमारे उसमें भी नहीं आता, एमडीकेट में भी ये चीज नहीं आती, लेकिन फिर भी क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं सवाल, जिस वजह से मैं ये जो है वो पीएच को भी देखना पड़ता है, ये सारी चीजों को देखना पड़ता है। बाकी ये यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम वाल है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या है, न्यूट्रल के लगभग हो गया। न्यूट्रल आपको पता है 7 के या
के लगभग होगी तकरीबन, क्योंकि न्यूट्रल 7 ही होगी तकरीबन, यहाँ 6.5 से ऊपर ऊपर, लेकिन 7.5 से नीचे नीचे, तो ये फिर वो है न्यूट्रल है। बाकी जो है जो बेजाइन की अलग है और उनकी अलग होगी। ठीक है, अब देखें जरा, फिलिपिन ट्यूब का भी हो गया। और ओवरीज, अगर ओवरीज की बात करते हैं डियर्स, ओवरीज हमारे पास जो होती हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उनमें सेल्स कैसे होंगे, और उनका फंक्शन क्या होगा, और उसके हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। ये सब कुछ हमें आना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ओवरी जो है फीमेल गोनेड है। ये देखें, ये गोनेड है। ये तकरीबन पता है कितना होता है, तकरीबन ये होता है एक अंगूर जितना, या वो मटर नहीं होता मटर, उतनी होती है ये। ओवरीज को देखा जाए, कि स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो उसको सिंपली हम इतना कहते हैं कि फीमेल को साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है, और इनके जो है दो बड़े रीजन्स होते हैं। एक इनके जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, दूसरा मेडुला। अब आपको पता है कि कॉर्टेक्स किसको कहेंगे, कॉर्टेक्स हम हमेशा बाहर वाले रीजन को क्या कहते हैं डियर्स, बाहर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, ये कॉर्टेक्स। और अंदर वाले रीजन को हम मेडुला कहते हैं। ये आउट बाहर वाला कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला पोर्शन जो होगा वो मेडुला होगा। अब मेडुला हमेशा जहां पे भी पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ही वाजे करेगा। आउटर आउटर रीजन्स, ये आउटर रीजन्स है, और आउटर रीजन कंटेनिंग ओवेरियन फॉलिकल। तो इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं सर? ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं डियर, फॉलिकल्स सही तो प्रीमोडियल सेल्स होते हैं, जहां से जो प्राइमरी फॉलिकल पहले, ये जो बाय बर्थ से पहले पहले फॉलिकल्स बन जाते हैं प्राइमरी, उसके बाद जो पीरियड्स बनते हैं ना, जो मंथली वाइज जो होता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। तो एक्चुअली वो फॉलिकल्स ही होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में आगे जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाएंगे और ओवम तैयार करेंगे। मेडुला की बात करेंगे तो मेडुला में डियर कौन कौन सी चीजें होंगी। मेडुला एक तो इनर रीजन होता है, अंदर मैंने रख दिया इसको कि ये इनर रीजन होता है। ठीक है, इनर रीजन में क्या होगा, इसमें ब्लड वेजल्स होंगी, ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फ है, ठीक है, और नर्व्स हैं, और कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि है ही कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है। तो ये सारी चीजें। अब इसमें इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इवेंट्स जो इनमें चल देंगे वो आपको पता है, oogenesis चलेगा या ओव्यूलेशन चलेगा यहाँ से। और oogenesis की जब भी हम इवेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इवेंट्स होंगे वो मोस्टली कौन कौन से चलते हैं। पहले तो oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी यहाँ से। अच्छा, ओवरी को हम टेम्पररी ग्लैंड भी कहते हैं, ये सवाल आ चुका है पहले ही, क्या ये टेम्पररी ग्लैंड भी बोलते हैं। और ओवम सर। ओवरी से निकलने वाले, खास तौर पे निकलने वाले जो यूट्रस होता है ना, वो यूट्रस क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटम। हाँ, ओवरी को नहीं, कार्पस ल्यूटम को टेम्पररी ग्लैंड, टेम्पररी ग्लैंड, क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो यहां से जब सेकेंडरी ओसाड निकलेगा, यहां से जब सेकेंडरी ओसाड निकलेगा तो अब थैली बन जाएगी। अब थैली जब बन जाएगी तो ये इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटम। थैली को क्या बोलेंगे, इसको कार्पस ल्यूटम, कार्पस ये भी एक्सेसरी ल्यूटम ग्लैंड्स। के लिए। जी जी, एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास सारे नहीं होंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे पास सलेवरी ग्लैंड होता है। एक्सेसरी ग्लैंड हमारे पास जो है वो जब डाइजेशन की बात करें तो उनके अलग एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। जब इंडोक्राइन की बात करें तो उसमें अलग एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सेमन होगा, या सेमिनल वेजिकल होगा, और इनके अलावा कॉपर ग्लैंड होगा, और इनके अलावा एक और है क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड वो होगा। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये तो हार्मोन पैदा कर रहे हैं ना, ये वो ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई बात समझ में। जी सर।
एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन हार्मोन नहीं होते। जैसे सलाइवा है ना, सलाइवा ये एक्सेसरी ग्लैंड है। और जैसे बाइल जूस है ना, बाइल जूस, तो बाइल जूस कहां से निकला? लिवर से। तो लिवर जो है आपका एक्सेसरी ग्लैंड है, क्योंकि वो बाइल जूस को पैदा करता है। ऐसे पेंक्रियाटिक जूस है, तो पेंक्रियाज जो हमारे वो एक्सेसरी ग्लैंड है। ग्लैंड उसको कहते हैं जो कोई चीज पैदा करे, कोई केमिकल पैदा करे। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्पस ल्यूटम हो गया। ये कार्पस ल्यूटम जो है अब ये टेम्पररी ग्लैंड हो गया, क्योंकि 28 डेज के बाद या तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नया जो है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल इसका गिरने लगेगा, तो यूटेराइन वाल्व फटने लगेंगे ये, फिर वो नया पीरियड जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये लॉजिक होती है यहाँ पे, हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा फीमेल सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे कुछ हम हार्मोन पढ़ेंगे जो ओवरी से रिलीज होते हैं, हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन हम बात करेंगे, ये जो हार्मोन्स हैं यहाँ मैं लिख देता हूं, समझ में आ रहा है हीरा? जी सर। ओके। यहाँ हार्मोन्स की जब भी हम बात करते हैं, तो हार्मोन्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन होते हैं, लेकिन अब सिलेबस में जाएं, सिलेबस तो हमारे पास 3 हार्मोन्स होंगे, फिर चौथा जो हार्मोन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसे तो काफी हार्मोन्स हैं, 4-5 सर हार्मोन्स यहाँ, लेकिन सिलेबस से हटके भी मिलेंगे हमें सिलेबस से। तो पहला तो हमारा जो सिलेबस में मौजूद है वो है ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कहां से निकलेगा, फोलिकल से निकलेगा। कहां से निकलेगा? ये फोलिकल से, एक मिनट फोलिकल ही बना देता हूँ यहाँ, ताकि कॉन्सेप्ट हो जाए सारा। सर जी। सर वोल्वा क्या होता है? मैंने सर एमसीक्यू देखा था, फिर उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑफ फीमेल, फिर उसमें सर वोल्वा था आंसर, वेजिना नहीं था। ऑप्शन में वेजिना था पर उसमें आंसर वोल्वा था सर। तो अपर्चर होता है ये वेजाइना का अपर्चर, वुल्वा। ठीक है, वो अपर्चर होता है, यानी ढकना जिसको बोलते हैं। आई बात समझ में? ढकना होता है, जैसे ना लिप जिसको बोले ना, वेजाइना लिप जिसको बोलते हैं, वो होता है। क्लियर?